हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं रिज़ल्ट का सीज़न ऑन है, तो कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट्स जो आ गए हैं उनको डिस्कस करना कोशिश करूँगा। कोशिश करने का अलग-अलग वीडियो बनाने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए कोशिश करूँगा 2 कंपनियों को एक साथ एक वीडियो में ऐड ऑन करूँ, जिससे कि क्या होगा, एक रेगुलैरिटी बनी रहेगी। मैंने इन दोनों ही कंपनियों को पहले भी डिस्कस किया है बेसिकली। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो आप जाकर मेरे मैंने पुराने वीडियोज़ में जाकर सर्च करेंगे तो इन कंपनियों के बारे में मैंने पूरा बिज़नेस डिस्कशन किया है। फिर भी एक छोटा-सा रिकैप देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि क्या हो, एक सेंस बने बिज़नेस का, कि समझ में आए कि बेसिकली कम क बै मैंने बिज़नेस करता क्या है। तो पहली कंपनी है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि बेसिकली एक प्री प्री इंजीनियर्ड मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में है बेसिकली। इनका काम ये है, मैं थोड़ा-सा आपको जो है एक दे देता हूँ। 1999 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और बेसिकली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाने के काम में ये काम करते हैं। इसमें और भी 2-3 पीयर्स हैं जिनको जो इनके साथ काम करते हैं। तो बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये जल्दी से वो स्टील और एल्युमिनियम के रॉड्स और गार्टर्स के थ्रू इरेक्शन करके आपको साइट रेडी करके दे देते हैं बहुत जल्दी। बेसिकली जो कॉस्ट में कमी आती है, जो नॉर्मल हम बिल्डिंग बनाते हैं ईंट और सीमेंट और इससे, तो उसमें जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट लगती है, और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को डेवलप करने में जो कॉस्ट आती है, वहाँ पर करीब-करीब 25% का मने कम पैसा लगता है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में। उसमें होता ये है बेसिकली, वो आपके सेटअप के अनुसार वो अपने सारे फ्रेमवर्क को अपनी फैक्ट्रीज़ पे तैयार करके उसके बाद आपके साथ जाकर आपके पास जाकर आपके साइट पे वो उसको इरेक्ट कर देते हैं और ये काम जल्दी होता है। बेसिकली अगर सीमेंट और ईंट का एक कोई बिल्डिंग आप तैयार करने में जो समय लगता है, तो वहाँ से इसमें समय कम लगता है। अमूमन ये देखा गया है कि कम से कम 2 से 3 महीने का समय बचता है। तो ये एक बहुत बड़ा समय होता है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ का मोमेंटम है, या जिनको नए-नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, या जिनको साइट रेडी करके देना है लोगों को, या फिर अपने ही बिज़नेस के एक्सपेंशन में उनको यूज़ करना है। तो इस तरीके का बिज़नेस का मार्केट शेयर सिर्फ 5% का है और इस कंपनी की ये कोशिश रहेगी कि इस मार्केट शेयर में ये अपना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे जाएँ, और बेसिकली इनको आगे आने वाले सालों में लगता है कि 25% तक मार्केट शेयर ये कैप्चर कर सकते हैं इसका। माने ये प्री इंजीनियरिंग पूरी इंडस्ट्री जो है वो 25% हिस्सेदारी ले सकता है इस सीमेंट और ये जो नॉर्मल बिल्डिंगें बनती हैं उसके अगेंस्ट में, जो कि इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली रेजिडेंशियल से इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट जोन होता है। तो बेसिकली प्रीफैब बिज़नेस है इनका। स्ट्रक्चर्स बनाकर आपके बिज़नेस को, माने आपके जगह पे आप अगर इनको साइट अवेलेबल करके देते हैं, तो बेसिकली आपके लिए इरेक्शन करके एक शेड डालकर गटर से उस जगह को घेर देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत सिविल वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो वो भी आपसे या तो वो आप करके उनको दे देंगे, तो वो पूरे उस जगह को वेल फर्निश्ड करके आपको हैंडओवर करते हैं। और इनका ये मानना था कि ये सबसे तेज़ी से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और माने टाइम एफिशिएंसी और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों मेंटेन करके कस्टमर्स को दे रहे हैं। ये मार्जिन कमाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो बेसिकली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो 3 जगहों पर हैं। पहला है ग्रेटर नोएडा पे, दूसरा जो है इनका गिलौत राजस्थान में है, और तीसरा मंबट्टू में है आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली इनका ऑल इंडिया बेस्ड प्रेजेंस है, और इनके जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन करने वाले जो भी इनके इंजीनियर्स हैं वो बेसिकली 3 जगहों पे बैठते हैं, जो कि है कि ग्रेटर नोएडा पे, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में। तो इससे क्या होता है, ये पूरे इंडिया को कैप्चर करते हैं। पूरे इंडिया से इनके पास जिनको भी अपने ऑन साइट पर इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस कराने होते हैं, तो वो इनको माने अप्रोच कर सकते हैं इन सेंटर्स पे। तो बेसिकली कंपनी की जो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी थी वो 916 करोड़ की थी पिछले साल। इस बार वो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी करीब 1215 करोड़ की हो गई है, और ये मानकर चलते हैं कि इस ऑर्डर बुक को उनको पूरा करने में 7 से 8 महीने लगते हैं। तो ऑर्डर बुक भी बढ़ गया है और कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि गिलौत राजस्थान में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि वो इस क्वार्टर Q4 में जाकर कंप्लीट हो जाएगा, और एक और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ये कर रहे हैं जो कि इनका मंबट्टू में चल रहा है बेसिकली। तो वो
वो जाकर Q2 ऑफ 27 में गिलहॉत में, सॉरी, Q2 27 में गिलहॉत में जो इनका कंस्ट्रक्शन है वो जाकर कंप्लीट होगा। और अभी मंबकटू में जो इनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चल रहा था वो Q4 में, माने कि अगले क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कंपनी का, जो कि एक छोटा सा मैंने बिज़नेस का आपको अपडेट दे दिया। अब बिज़नेस के अपडेट के बाद पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की ग्रोथ थी वो अच्छी खासी थी। जस्ट अ मोमेंट। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर में, और 60% का नंबर था उनके ग्रोथ में, सेल में। बेसिकली काफ़ी तेज़ ग्रोथ आई थी और वो देखने को मिला था। और कंपनी ने ये वादा किया था कि वो 30 से 35% से ग्रो करेंगे। इस बार इस क्वार्टर का उनका जो नंबर है वो पिछले साल सेम वाई ऑन वाई बेसिस पे मैं नंबर को कोट कर रहा हूँ। तो जो सेल है वो 325 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 266 करोड़ का था। 21% की ग्रोथ दिख रही है, जो कि ग्रोथ का नंबर उनका घट गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% पे आ गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 12% के आसपास था, तो उसमें भी एक गिरावट दिखी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखें तो 17 करोड़ पे है, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे तो बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो गिरी हुई आपको महसूस होगा। तो बेसिकली कंपनी की जो फैसिलिटी है ग्रेटर नोएडा में, उसमें उनका ये कहना है कि इस क्वार्टर में उनकी सेल गिरने का कारण जब उनसे पूछा गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने यह कहा कि इस समय जो एनजीटी की तरफ से GRP 2 लागू हो रखा है। बेसिकली कंस्ट्रक्शंस पे पाबंदी है दिल्ली NCR और पूरे इस इलाके में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। एक्चुअल में दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा था, और विंटर्स में आप जानते ही हैं वहाँ का वेदर ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली उसको रोकने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस के काम में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, रोक लगी हुई है पिछले 2 महीने से, जो कि संभवतः ऐसा हुआ है कि उम्मीद ये है कि वो शायद हट जाएगी अगले कुछ वक्त में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, इनके कंस्ट्रक्शंस ना कर पाने के भी एक कारण है। कुछ सिविल वर्क के काम में इश्यूज़ आए हैं, जो कि कंपनी ने बताया कि उनके खुद के गिलौत में, जो राजस्थान में, वो अपना सिविल वर्क करवाना चाह रहे हैं अपने साइट पे, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, वो भी काम थोड़ा सा डिले हो गया है। और ऑर्डर डिले होने की वजह से क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का सेल इनको और मिलना था, जो कि नहीं मिल पाया, और वो इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट हुआ। तो वो इस क्वार्टर में ऐड ऑन होगा वो नंबर। तो अगर गिलौत राजस्थान में भी सेम प्रॉब्लम है। और तीसरा जो इनका मंबकटू में जो इनका एक्सपेंशन है, वो एज इट इज़ एक्सपेंशंस का जो इनका प्लान मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इस वीडियो में, वो सारा ऑन टाइम चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि वो समय पे पूरा हो जाएगा। एटलीस्ट जो इनका मंबकटू वाला है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा Q4 में, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। गिलौत वाले में वो अभी कोशिश करेंगे कि उसको, अभी ऐसा कुछ उनका डिले नहीं हुआ है, आगे चलकर उस पर भी अपडेट करेंगे। एक और ये साइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है विट्ठलपुर, गुजरात में ही वो बना रहे हैं बेसिकली। और इस पे अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं शेयर किया, लेकिन ये बताया कि उस पर भी इन्होंने एक लैंड खरीदी है वहाँ पर, और उस पर भी वो अपने प्लांट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा इशू आया, और अगर आप प्राइस एक्शन को रिसेंट टाइम्स में देखेंगे तो प्राइस काफ़ी गिरता हुआ दिख रहा है। उसके 2-3 कारण मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो जो है सेल की ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने जो दे रखी थी, वो 30-35% की इनकी ग्रोथ गाइडेंस थी, उसको इनको घटाकर इन्होंने अब 20% कह दिया। और इसको बार बार रिट्रेटिएट किया है, माने बार बार उन्होंने अपने कॉन कॉल में इस बात को कहा कि नहीं, अब हम 20% से ही ग्रो करेंगे। तो ये जो गाइडेंस है सेल की, वो इन्होंने घटा दी है। बेसिकली उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री 10% से ग्रो करेगी और हम 20% से ग्रो करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो जो भी इस साल का बेस रहेगा उसके ऊपर अगले साल वो 20% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो मार्केट हमेशा इन सारी चीज़ों को डिस्काउंट करता है, और इसको मार्केट गलत निगाह से देखता है कि आप पहले कह रहे हैं 35%, पिछले क्वार्टर में आकर आपने ज़ोर ज़ोर से कहा कि नहीं हम 30% 35% ग्रो करेंगे, अब आप अपने गाइडेंस को कम कर रहे हैं। ओपीएम का गाइडेंस, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का गाइडेंस है, वो एज इट इज़ है, वो उन्होंने 10.5 से 11.5% पिछली बार भी कहा था, वही उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने घटा दी है, और जब आप ग्रोथ गाइडेंस घटा देते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। और ख़ास बात ये हुई कि मैनेजमेंट इस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसने कभी गाइडेंस ही नहीं दिया 30-35% का, तो जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ये गाइडेंस दिया था,
और 30-35% का था, क्योंकि मैंने खुद उस कॉल को बाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी सुनी है। उसमें आप 30 से 35% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन और ख़ास बात आप इसको ऐसे भी देखें कि अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो सेल में डी ग्रोथ दिखेगा। और कंपनी ने आकर ये कॉल में इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारे बिज़नेस को आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे जब मैनेजमेंट इस तरीके की बात करता है और दो तरीके की बात करता है तो भरोसा थोड़ा सा कम हो जाता है बिजनेसेस पे, क्योंकि मैं बहुत बारीक तरीके से बात करूँगा। पिछले क्वार्टर में जब आपका रिजल्ट था तब आपने कहा कि हमारा 60% से ग्रोथ हो रहा है, तो वो तो आप क्यू ऑन क्यू पकड़ रहे थे। अब इस बार इस क्वार्टर में आप अपने नंबर को वाई ऑन वाई बेसिस पे पकड़ रहे हैं, तो अच्छी ग्रोथ रहेगी तो आप क्यू ऑन क्यू पकड़ेंगे, और जब ख़राब ग्रोथ हो जाएगी तो आप वाई ऑन वाई पकड़ेंगे। तो ये सारे जो एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट देता है, इससे ये समझ में आता है कि देखिए मैनेजमेंट को भी ये समझ में आता है कि वो कुछ ज़्यादा उन्होंने बढ़कर नंबर बता दिया, तो उसको वो वापस ले रहे हैं। लास्ट में उन्होंने यही बताया कि हमारा 20% से ही गाइडेंस है, हम इससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सिविल वर्क का जो इशू उन्होंने रेज़ किया वो बेसिकली जो था वो ये ऐसा है कि मैंने जो जिनकी भी प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनका काम होता है सिविल वर्क का काम करना, लेकिन अगर वो डिले हो जाता है तो जिसकी वजह से पूरा जो फ्लो है वर्क का वो रुक जाता है। तो कुल मिलाकर ये था आपका ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी इस स्टॉक पे। आप बहुत ध्यान से देखें, अपना खुद का एनालिसिस करें। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था, बिजनेस का मॉडल समझाया था पिछले वीडियो में, आप उसको जाके देखेंगे तो ज़्यादा और क्लैरिटी हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने उसको भी कवर अप करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ जो कि है बीपीसीएल। बीपीसीएल का भी रिजल्ट आ गया है। बेसिकली बीपीसीएल का जो सेल बढ़ा है वो करीब 1,19,029 पे है, और जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर पे वाई ऑन वाई बेसिस उसको भी हम ले रहे हैं तो 1,13,166 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में। वहाँ से एक ग्रोथ का नंबर है उसको मैं ऐसे पकड़ूंगा 3 से 4% का ग्रोथ है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ख़ास बात यह है कंपनी की कि ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का बढ़ गया। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में वाई ऑन वाई बेसिस पे था ऑपरेटिंग मार्जिन वो 7% था, अब वो बढ़कर 10% पे आ गया। तो जो 3% का जमा आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना, ये बेसिकली मुझे जो लगता है कि उनका जो कॉस्ट एफिशिएंसी है और अच्छे से मैंने उन्होंने कॉस्ट को मेंटेन कर रखा है, कॉस्ट कंट्रोल है उनके बिजनेस में, जिससे कि मार्जिन इंप्रूव हुए। क्रूड ऑयल के दाम गिरने का भी इम्पैक्ट है इसके अंदर, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कॉस्ट के बेसिस पे और एफिशिएंसी के बेसिस पे हर तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। कुछ छोटे छोटे फिगर्स हैं जिनको आप देखेंगे, अगर मैंने जब उनके नंबर्स को देखा तो उसमें देखने में ये आया कि उनका जो अदर इनकम का पार्ट है वो करीब करीब 125 करोड़ से बढ़ गया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो 125 करोड़ से वाई ऑन वाई बेसिस पे अदर इनकम भी बढ़ गई है, और अगर इंटरेस्ट को कहें तो इंटरेस्ट घट गया है 100 करोड़ से, ऑलमोस्ट 100 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है। तो मैं एक जस्ट रेफरेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओपीएम बढ़ जाने की वजह से और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाने की वजह से जो प्रॉफिट है वो 89% ग्रो कर गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3806 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार बढ़कर 7188 है। इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो बेसिकली इनके बिज़नेस में होता ये है कि ये क्रूड ऑयल बाहर से आती है, कंपनी खरीदती है बाहर से क्रूड ऑयल, उसको अपनी रिफाइनरीज पे रिफ़ाइन करते हैं, और रिफ़ाइन करके उसको आगे पेट्रोल डीजल और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोकेमिकल्स और सारे प्रोडक्ट्स बनाकर आगे सप्लाई करते हैं और मार्केट में सेल है। आप इस तरीके से कह सकते हैं भारत सरकार की कंपनी है, तो पीएसयू स्टॉक है और काफ़ी रिलायबल स्टॉक है और भरोसा करके चला जा सकता है। इनका अगर मैं आपको ये एक नंबर दूं, जो कि इनका ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन है बेसिकली, जिसको जीआरएम भी बोलते हैं, ये जो कि पर बैरल के बेसिस पे होता है। ये होता है वो है कि मैंने जब ये रिफाइनिंग करते हैं क्रूड ऑयल की और उससे जब तेल बनाते हैं तो उस पर रिफाइनरिंग का इनका मार्जिन बनता है, जो कि पूरे सारे जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनके बेसिस पे अगर उस नंबर को देखें तो वो 13.25 पे है। इवन बिना रिफाइनरी पे ये नंबर 18.25 पे है, 18% के ऊपर है, एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते।
एफिशिएंसी इस लेवल की है कि जीआरएम जो है वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है इस समय इस बिज़नेस में। जीआरएम इज़ बेसिकली जो ये क्रूड को रिफ़ाइन करके पेट्रोल डीजल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो इनको मार्जिन में फ़ायदा होता है उसका कारण है। तो सस्ता क्रूड जब आपको मिलता है उसको आप रिफ़ाइन करके जब उसको बेचते हैं तो इस समय आप जानते ही हैं कि उस पर एक अच्छा खासा मार्जिन बनता है कंपनी का। तो 13.25 है। सारी इनकी जितनी रिफाइनरीज हैं उनका एक एवरेज परसेंटेज मैं बता रहा हूँ 13.25 है। सबसे बढ़िया इनकी बीना रिफाइनरी है जो कि लेटेस्ट है, और भी इनकी 2 रिफाइनरीज हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, तो मैं एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नोटिस इस बात को मैं रख रहा हूँ। ख़ास बात यह है कि बीपीसीएल ने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है कि वो अपने सारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देंगे, एंड एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मंथ के अंदर में देंगे, और इसकी रिकॉर्ड डेट उन्होंने 2 फरवरी रखी है। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से कि मैं ये भी एक उन्होंने इसका भी एक डिस्क्लोजर किया साथ ही साथ रिजल्ट्स के, कोई कॉन कॉल कंपनी ने किया नहीं, तो आगे का कोई आउटलुक मैं अभी नहीं दे सकता हूँ आपको। जैसा जब अगले क्वार्टर में इनका रिजल्ट आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ये थी 2 कंपनियाँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन किसी की नहीं है, आप अपने एनालिसिस करें। रिज़ल्ट अपडेट है और रिज़ल्ट अपडेट और भी कंटिन्यू करूँगा मैं अपने जो भी कंपनियों को मैंने पहले भी डिस्कस किया उनको भी, और जब ये थोड़ा सा रिज़ल्ट का सीज़न हल्का होगा और सारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद कुछ नई कंपनियां या जिन कंपनियों को मैंने बनाया है उन सबको धीरे धीरे करूँगा। थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है कई बार कि मुझे मौका नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश करूँगा सबको कंटिन्यूटी के साथ लूँ। इसीलिए हो सकेगा तो मैं आपसे एक साथ 2 कंपनियों के रिजल्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, तो उससे क्या होता है फ्लो बन जाता है। अगर कभी नहीं भी कर पाया तो कोशिश करूँगा एक कंपनी को कम से कम जिनको मैंने पहले ट्रैक किया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो मैंने कंटिन्यूटी बनाई हुई है अपने वीडियोज़ के थ्रू, जो पुरानी कंपनियों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनके रिजल्ट्स के अपडेट को मैं आपके सामने ना रखूँ। तो इससे क्या रहता है कंटिन्यूटी बनी रहती है, और अपने मुझे अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।